दर्शकों नमस्कार, दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव और आज हम चर्चा कर रहे हैं अंक ज्योतिष पर। अंक ज्योतिष एक नपातुला विज्ञान है। अंकों की भाषा को एक सार्वभौमिक भाषा माना जाता है और इसे ईश्वर की भाषा भी कहा जा सकता है। क्या अंक सचमुच आपका भविष्य बताते हैं? क्या आपकी जन्म तिथि आपके बारे में कुछ कहती है? इस तरह का दावा करते हुए आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जिन्हें अंक ज्योतिषी कहा जाता है। लेकिन अंक ज्योतिष का सच क्या है? भारत में और खासकर आजकल तो सोशल मीडिया पर भी अंक ज्योतिषी उपलब्ध हैं, मगर अंक ज्योतिष के नाम पर जो कुछ परोसा जा रहा है वो असल में यूरोपीय और चीनी विद्या का कॉकटेल है। उसमें भारतीय अंक ज्योतिष की काफ़ी हद तक उपेक्षा भी की जाती है। कुछ अंकों को लेकर लोगों को डराया भी जाता है, जिनमें से मुख्यतः अंक है 8 है, 4 है, 2 है और 9 है। इन अंकों को कुछ ज्योतिषी कमतर बताते हैं, मगर क्या ये सच है? हमारा प्राचीन भारतीय अंक ज्योतिष क्या कहता है, आज हम आपको ये बताएंगे। अगर हम अंक ज्योतिष की बात करें तो यूरोप और चीन में भी इसकी प्राचीनता के प्रमाण मिलते हैं। ईसा के बाद 4वीं सदी में संत अगस्टाइन ने अंकों को सार्वभौमिक भाषा कहा था और साथ ही ये भी कहा था कि ये वो भाषा है जो ईश्वर ने हमें सौंपी है सत्य को जानने के लिए, सत्य की पुष्टि के लिए। महान गणितज्ञ पाइथागोरस भी अंकों को शगुन अपशगुन से जोड़कर बताते थे। हालांकि बाद के गणितज्ञों ने उनके इस ज्ञान को एक मिथक माना और इसे मान्यता नहीं दी। आज आपको बहुत से अंक ज्योतिषी ये कहते मिल जाएंगे कि 4 का अंक राहु का है, 8 का अंक शनि का है और ये पिछले कर्मों के या पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ होता है और इसलिए ये लोग ज़्यादा कष्ट भोगते हैं। इसी तरह से वो 9 के अंक को भी बहुत बेहतर नहीं मानते हैं। उनकी नज़र में सबसे अच्छा अंक 5 होता है, फिर 1 होता है और 3 होता है और 6 को भी वो सही मानते हैं और 7 का अंक सबका मित्र बताते हैं, लेकिन इसे केतु से जुड़ा बताकर इसे वैराग्य का प्रतीक भी बताया जाता है कि कार्यों में रुचि न लेने वाला, संन्यास की ओर रुख रखने वाला मानते हैं। इसे तोड़ फोड़ और विघ्नों से जोड़कर भी कुछ अंक ज्योतिषी देखते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्राचीन भारतीय ज्योतिष क्या कहता है इन अंकों के बारे में। प्राचीन भारतीय अंक ज्योतिष 0 से शुरू होता है। हालांकि 0 को लेकर विवाद है कि आर्यभट्ट से शुरू होता है, तो अंक ज्योतिष भी इतना प्राचीन नहीं है कि हम उन्हें वेदों से जुड़ा हुआ कह सकें। वेदों में अंक ज्योतिष जैसा कुछ नहीं है। हाँ, वैदिक अंक ज्योतिष के नाम से एक अलग ग्रंथ अवश्य है। तो हमारा प्राचीन अंक ज्योतिष आर्यभट्ट के बाद का भी हो सकता है, आर्यभट्ट का समकालीन भी इसकी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि इसमें 0 का भी जिक्र है और 0 से ये शुरू होता है। 0 को सब का प्रतीक माना गया, पूर्णता का प्रतीक माना गया, यानी सब कुछ इसी में है, ऐसा हमारा प्राचीन अंक ज्योतिष कहता है। हालांकि आज के जो अंक ज्योतिषी हैं हमारे, वो 0 को नहीं गिनते हैं, क्योंकि जन्म तिथि और गिनती 0 से शुरू नहीं होती है, वो 10 में होती है, जिसे वो जोड़कर 1 कर लेते हैं, या 30 में होती है 3 कर लेते हैं, 20 का 2 कर लेते हैं। जबकि प्राचीन अंक ज्योतिष में 0 का विशेष महत्व रखा गया है और इसे पूर्णता का प्रतीक माना गया है। एक अंक जिसके आधुनिक ज्योतिषी अंक ज्योतिषी बहुत गुण गाते हैं और नेतृत्व का प्रतीक बताते हैं, उस एक अंक के बारे में प्राचीन ज्योतिष ये कहता है कि व्यक्तिगत हमलावर हो सकते हैं, यानी निजी टिप्पणियां करने वाली चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं, ज़्यादा रुझान हो सकता है जो भी इस अंक से जुड़ा है उनमें। 2 के अंक को आज के ज्योतिषी बहुत बेहतर नहीं मानते हैं, लेकिन प्राचीन ज्योतिष में 2 को संतुलन, ग्रहणशील और यूनियन से जुड़ा हुआ बताया गया है कि ऐसे लोग मेल जोल बढ़ाने में बहुत अच्छे होते हैं जो 2 से जुड़े हुए होते हैं। 3 के अंक को प्राचीन ज्योतिष में संचार का प्रतीक माना गया है, यानी ऐसे लोग कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होने चाहिए। और 4 के अंक को प्राचीन ज्योतिष में सृजन का प्रतीक कहा गया है, जबकि आजकल इसे राहु का प्रतीक बताते हैं। विकारों से या आज की कलयुग की बुद्धि से जोड़कर देखते हैं, जबकि प्राचीन ज्योतिष में इसे सृजन का प्रतीक बताया गया है, यानी रचनात्मक क्षमता से जुड़ा हुआ अंक है 4, और जिन जातकों के साथ 4 का अंक जुड़ता है उनमें रचनात्मकता होनी चाहिए। 4 के अंक को अशुभ मानने की जो प्रथा है वो चीन से आती है। चीन में 4 के अंक को शुभ नहीं माना जाता है। 5 का अंक जिसे आजकल के ज्योतिषी नेतृत्व का प्रतीक बताते हैं और कहते हैं कि जिसका अंक 5 है वो हर काम में आपको आगे मिलेगा, वो 5 के अंक वाला नेतृत्व करता ही दिखाई देगा। लेकिन 5 के अंक के बारे में प्राचीन ज्योतिष क्या कहता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। प्राचीन ज्योतिष में 5 के अंक को कार्य और बेचैनी का अंक बताया गया है।
यानी 5 से जुड़े हुए लोग बेचैन हो सकते हैं, लेकिन कार्य में वो दक्ष होंगे और कार्य करने में बेहतर होते हैं। 6 के अंक को शुक्र से जुड़ा हुआ आजकल बताया जाता है और ये माना जाता है कि फिल्मों में या रचनात्मक चीज़ों में, लेखन में 6 के अंक से जुड़े हुए लोग अच्छा करते हैं। मगर प्राचीन ज्योतिष में इसे प्रतिक्रियावादी अंक बताया गया है कि 6 का अंक प्रतिक्रियावादी है, लोग प्रतिक्रियावादी हो सकते हैं, लेकिन इनमें दायित्व बोध अच्छा होता है क्योंकि इसे दायित्व प्रभा से भी प्राचीन ज्योतिष जोड़ता है। 7 के अंक को आज के ज्योतिषी केतु से जोड़ते हैं और वैसे तो इस अंक को वो सबका मित्र बताते हैं, लेकिन 7 के अंक को जब 1 के साथ आता है या चंद्रमा के अंक के साथ 2 के साथ आता है तो इसे ग्रहण का प्रतीक भी वो बताने लगते हैं। ऐसा ही वो 4 के अंक के साथ करते हैं, लेकिन इसे मोक्ष का अंक भी बताते हैं और यह भी कहते हैं कि 7 के अंक वालों का दुनियावी कामों में मन कम लगता है। मगर प्राचीन ज्योतिष में इसे विचार और चेतना का अंक माना गया है। 7 के अंक से जुड़े हुए लोग चेतना के आधार पर, चेतना का स्तर उनका अच्छा हो सकता है, दूसरे को समझने की क्षमता अच्छी हो सकती है 7 के अंक वाले लोगों की। दूसरी ओर चीन में इसे कैंतोजिन का प्रतीक माना जाता है। कैंतोजिन गाली गलौज करने वाले, अपशब्द कहने वाली भाषा है। आज के कुछ ज्योतिषी जो ये बताते हैं कि 7 के अंक वाले मुंहफट हो सकते हैं, अक्खड़ हो सकते हैं, वो चीन से प्रभावित होते हैं। चीन के विचार से 7 के अंक को लेकर जो अवधारणा है, चीनी अवधारणा, वो उससे प्रभावित होते हैं। 8 के अंक को आज के ज्योतिषी शनि से जोड़ते हैं। शनि यानी शनै शनै, उनके जीवन में हर काम बहुत धीमी गति से होता है, धीमे धीमे होता है, लेकिन स्थायी होता है, ऐसा आज के ज्योतिषी कहते हैं। लेकिन प्राचीन भारतीय ज्योतिष में 8 के अंक को भाग्य का प्रतीक माना गया है और इसमें एक बड़ी कॉमन बात यह है कि ये ईसाइयों में भी ऐसा है, क्योंकि एक जीसस अंक बताया जाता है, जीसस नंबर, वो 888 है, जिसे 3 गुना भाग्य का प्रतीक माना जाता है। और ये अंक तब ज़्यादा चर्चा में आया था, जीसस अंक, जब औद्योगिक क्रांति के दौरान श्रम आंदोलन हुए थे, श्रमिकों ने आंदोलन किया था और उन्होंने यही मांग रखी थी कि 8 घंटे काम के लिए, 8 घंटे आराम के लिए और 8 घंटे अपने लिए दिए जाएं और काम के घंटे तय किए जाएं, और वो सफल भी हुए। इस तरह से 8 के अंक को श्रम से भी जोड़ दिया गया है और ये यूरोप से आया हुआ विचार है जो जोड़ा जाता है 8 को श्रम से। 9 के अंक को आजकल के अंक ज्योतिषी मंगल से जोड़ते हैं और कहते हैं कि ऐसे लोग बड़े गुस्सैल होते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, लेकिन आगे बढ़कर काम करने वाले होते हैं। जबकि प्राचीन ज्योतिष एकदम विपरीत बताता है, वो कहता है कि 9 का अंक पूर्णता का प्रतीक है। 9 यानी रामनवमी को भगवान राम का जन्म है, जो पूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं। 5 के अंक को अधिक महत्वपूर्ण बताने वाले ज्योतिषी सर थॉमस ब्राउन से प्रभावित होते हैं। सर थॉमस ब्राउन ने अपनी किताब द गार्डन ऑफ साइरस में एक अनोखा ग्रिड तैयार किया था, जिसमें 5 के अंक को सर्वोपरि रखा था। उसमें 5 बिंदु होते थे जो 4 से जुड़ते थे, फिर वो 4 बिंदु फिर 5 नए बिंदु पैदा करते थे। इस तरह से उन्होंने पूरी सृष्टि के एक रहस्यवाद की व्याख्या की थी, जिसमें 5 का अंक सर्वोपरि था। ब्राउन ने अपने इस ग्रिड को नाम दिया था क्वीन कंस ग्रिड। मगर यह विचार ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 1658 में उनकी किताब आई थी, तो इसलिए जो 5 का महत्व है वो पिछली कुछ सदियों में ही बढ़ा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अंक ज्योतिष को लेकर मान्यताएं अलग अलग हैं। ये कई क्षेत्रों से प्रभावित हैं। जो भारत में आजकल अंक ज्योतिषी आपको भविष्य बताते हैं अंक देखकर, उनके ज्ञान का आधार क्या हो सकता है, वो कहाँ से प्रभावित हैं, अब आप भी ये अच्छी तरह से जान सकते हैं इस वीडियो को देखकर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नए विषय के साथ फिर जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।